नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th आरोह भाग 2 का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत बगलों के पंख। और इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि परिचय से। इनका जन्म सन 1911 में हुआ। कहाँ हुआ? तो गुजरात में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अविज्ञा। ये सभी इनकी एकांकी। सापना भारा, शहीद, ये कहानी है इनकी। श्रावणी, मेणो, बिसामो, ये इनके उपन्यास हैं। अगला है इनका निबंध पार काणज्या, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सानेट, स्वप्न प्रयाण। इस सभी इनके संपादन कार्य किए हुए हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1988 में हुई। और इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य कब हुआ? तो 1947 में संस्कृति पत्रिका के नाम से हुआ। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। बता रहे हैं कि जो 20वीं सदी थी उस समय इन्होंने क्या है, गुजराती कविता और साहित्य के ऊपर अपनी जो भी नई भंगिमा थी उनको स्वर देने का प्रयास किया था। और उसमें साहित्य का अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया था। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इनको क्या है, जो परंपरा है हमारी, उनका पूर्ण ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। और इनको गहरा ज्ञान होने के कारण इन्होंने जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति की प्रसिद्ध रचना है उत्तर रामचरित, इन दोनों का ही इन्होंने क्या किया, गुजराती में अनुवाद कर दिया। ऐसे अनुवाद गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। और बताते हैं अनुवाद करने के बाद इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को गुजराती कविता के माध्यम से प्रकृति से जोड़ दिया और आम जिंदगी के जो अनुभव थे उनसे सभी को परिचित भी कराया और सभी को एक नई शैली भी प्रदान की। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। तो बता रहे हैं कि जोशी जी क्या है, जीवन के जो सामान्य प्रसंग होते हैं उन पर सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें कविता लिखने वाले आधुनिकतावादी अन्यतम कवि हैं। मतलब इनके जैसा दूसरा नहीं है यहाँ पर। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। और बता रहे हैं इन्होंने कविता तो लिखी है, कविता के साथ साथ इनकी दूसरी विधाएं, गद्य की विधाएं हैं, उन विधाओं में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, खासकर साहित्य की आलोचना में। और हम बता सकते हैं कि विशेषकर किसमें इनका योगदान है, तो आलोचना। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। और बताते हैं कि निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में ये बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाइयों से रिश्ता रहा है। और बताते हैं कि जो उमाशंकर जोशी जी हैं ये साहित्यिक व्यक्तित्व में से हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए और आज़ादी की लड़ाई के लिए ये क्या है, जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। और बता रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एक कविता ली है छोटा मेरा खेत। तो ये खेती के बारे में बताने के लिए ली गई है कि जो कृषक लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, वो कैसे कृषि कार्य को करते हैं, उसी को बांधने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश कविता के माध्यम से की है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्द रचना होती है, मतलब कागज का पन्ना होता है जिस पर हम शब्द गढ़ते हैं, तो वही क्या हो जाती है, कविता बन जाती है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है, मतलब
जैसे खींच चौकोर होता है, ऐसे ही जो कागज होता है वो भी कैसा होता है, चौकोर होता है। इस खेत में किसी अंधड़ आश्चर्य भावनात्मक आंधी से होगा। अंधड़ का मतलब यहाँ पर भावनात्मक जो आंधी आती है हमारे विचारों की, उससे होगा। के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। और जो ये बीज होता है वो कैसा है, कविता के लिए रचना विचार का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। और बता रहे हैं कि जो विचारों का बीज होता है तो यह क्या है, कल्पना का सहारा लेकर ही विकसित होता है। इस प्रक्रिया में स्वयं भी गलित हो जाता है, उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है। और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से खेती में हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद वो पौधा बनता है, फिर वो उसमें फल फूल आते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, उसका परिणाम देता है। ऐसे ही यहाँ पर कविता में इन्होंने विचारों का सहारा लिया, कल्पना शक्ति का सहारा लिया, फिर उसके बाद क्या है, शब्दों के अंकुर में उसको अंकुरित किया, अंत में वो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हो गया और क्या है, कविता बन गई। जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। और कृषि में हम देखते हैं कि वो कैसी हो जाती, पहले तो फूलती है फिर फलती है, तो होने की स्थिति भी यहाँ पर कविता में घटित की है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है। और बता रहे हैं साहित्यिक जो रचना है उससे जो अलौकिक रसधारा निकलती है वह क्या है, क्षण में होने वाली रुपाई वाली ही बात है, उसी का ही फल है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्यिक कालजयी होता है। मतलब हमारी जो फसल होती है वो तो कट जाती है, उसके फल हम यूज में ले लेते हैं, परंतु जो रचना होती है, कविता होती है, वह क्या है, बहुत समय तक चलती है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। और वो कविता क्या है, असंख्य बार पढ़ी भी जाती है असंख्य लोगों के द्वारा, से भी कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चूकता नहीं, मतलब आगे तक चलता रहता है। बगलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। यहाँ पर जो बगलों के पंख एक कविता और ली है इन्होंने, तो वो क्या है, एक सुंदर दृश्य को बताती है। सौंदर्य का अपेक्षित भाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिसमें से इससे प्रचलित सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के बोरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट पंक्ति बनाकर उड़ने सफ़ेद बगुलों को देखता है। मतलब यहाँ पे बताया है कि जो सौंदर्य के बोरों के चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर इन्हें अपनी कविता में किया है, वह क्या है, इसका जो प्रभाव है वह किस पर पड़ता है, वस्तुगत और आत्मगत दोनों ही युक्ति के पाठकों पर पड़ता है। मूल सौंदर्य के काफी निकट पंक्ति बनाकर उड़ते, पंक्ति मतलब लाइन से उड़ती हुई सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कचरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि बगले कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और जो बादल हैं वह शाम के टाइम कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो यही बताया है। यह दृश्य इतना नयन अभिराम है, मतलब आंखों को सुंदर लगने वाला है, कि कभी और सब कुछ भूलकर उसी में अटक सा जाता है या रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है तो उसकी आंखें हटती नहीं, और वो सोचता है कि मैं हटाऊं, पर उसकी आंखें बार बार वहीं जाती हैं। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। मतलब गुजरात की कविता थी, गुजराती भाषा में थी, तो गुजराती से इसका ट्रांसलेट हिंदी भाषा में किया है। किसने किया है? तो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। अब आते हैं कविता पर। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहाँ बो
या गया, कल्पना के रसायनों को भी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विषय, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। अब अगली जो कविता है बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बंकुलों की पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। अब सबसे पहले हमारी जो कविता थी छोटा मेरा खेत, उसके अर्थ को साप्रसंग व्याख्या सहित समझेंगे। तो इसका सबसे पहले संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से ली गई है और इसका प्रसंग है इसके रचयिता गुजराती कवि उमा शंकर जोशी हैं और इस कविता में खेत के माध्यम से कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला गया। यह विचार का बीज कल्पना से सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो गया। तो बता रहे हैं कि कवि को यहाँ पर इसका जो कविता लिखने का पेज है वह खेत के समान दिखाई देता है और उसमें जो भाव आते हैं और वही भाव क्या है उसका बीज बन करके विचारों का बीज बन के करते हैं उस कविता को लिखता है। जैसे किसान बीज बोता है ऐसे ही वो विचारों को क्या करता है कलम के माध्यम से उस चौकोर खेत अर्थात पन्ने पर लिखता है। और जो इसमें जो कवि का अहंकार होता है वह क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। जब कवि का अहम हो गया तो उससे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ। मतलब उसके अंदर की जो बातें थी वह कैसी थी सबके हित के लिए थी। शब्दों के अंकुर फूटने लगे फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। मतलब ये जो कविता है वह लिखकर तैयार हो गई। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर झुक जाता है। जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है या झूमने लगते हैं तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। जैसे बीज हम बोलते हैं तो बोने के बाद वो क्या है उगते हैं, उगने के बाद यदि वो समाप्त हो जाते हैं तो वो तो समाप्त हो गए परंतु जो रचना इसने लिखी है वो रचना तो क्या है अनंत काल तक चलने वाली है। मतलब ये लोग उसको पढ़ेंगे जब तक ये कविता जनता रहेगी लोग इसको पढ़ते रहेंगे उसका रसास्वादन करते रहेंगे। तो इसलिए कहा है कि अनंत काल तक चलने वाली है। कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। मतलब कविता रूपी जो रस है वह जितना लोगों को देता है उसका आनंद उतना ही बढ़ता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता और कविता रूपी जो रस का पात्र है बर्तन है वह कभी भी खत्म नहीं होता है। उसका कविता रूपी खेत छोटा सा है उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता। मतलब खेत इसका कैसा है कविता रूपी छोटा है परंतु इसका जो आनंद है वह हमेशा ही रहने वाला है। इसी की अगली पंक्तियां हैं नभ में पाखें कविता से। कभी आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों को उड़ते हुए एक टक देखता रहता हूँ क्योंकि वो आकाश में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। हम जैसे देखते हैं शाम के टाइम आप देखना सब पक्षी क्या होते हैं अपने अपने घर जाते हैं और जब हम उनको घर जाते हुए देखते हैं तो वो एक लाइन से जाते हैं। अभी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप शाम के समय ऐसा देख सकते हैं। मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों को क्या करता है देखता है तो यह दृश्य उसकी आंखों को क्या करता है चुरा ले जाता है। मतलब उसकी आंखें रुकती नहीं उस दृश्य को देखने का बार बार उनका मन करता है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है और काले काले बादल हैं उनकी जो परछाई है वह क्या है आकाश में छाई हुई है। सायकाल चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है और शाम
की जो चमकीली सफ़ेद काया है, ऐसा लगता है कि उन बादलों पर क्या है, तैरती हुई सी प्रतीत हो, क्योंकि पूरे बगुले क्या करते हैं, उस पर जाते हैं। तो यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है, मतलब मुझे क्या कर रहा है, अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है। मैं उसमें खोता जा रहा हूँ, मतलब कभी उसमें क्या है, खोता जाता है। कभी आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके, और कभी आह्वान करता है, सब बुलाता है कि आओ और इस आकर्षक दृश्य को क्या कर दो, यहीं पर रोक दो, कि ये हमेशा के लिए यहीं पर बन जाए। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। मतलब वो इस दृश्य से बचना चाहता है देखने से, फिर भी उसकी आंखें बार बार क्या करती, उसी ओर जाती हैं, और ऐसा लगता है कि उसकी आंखों को चुरा कर ले जा रही हों। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती, मतलब वहीं पर एक टक उनको देखता रहता है। अब आते हैं कविता के 7 प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, छोटे कोने चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? तो छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि कवि कर्म को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। मतलब जो कवि का कार्य है उसने कैसे माना, जैसे किसान क्या करता है, बीज रोपता है अपने खेत में, ऐसे ही कवि कविता के रूप में अपने बीजों को अक्षरों के माध्यम से बो रहा है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में बीज रोपने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग, और बीज का अर्थ है विचार या अभिव्यक्ति। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा रचना प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, अर्थात इशारा किया है? तो अक्षय का अर्थ है ना नष्ट होने वाला, ना क्षय इति अक्षय। ना का मतलब होता नहीं, और क्षय मतलब नष्ट होना, तो जो नष्ट नहीं होता। कवि का रस इसी तरह का है। रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता, वह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है, लेकिन काव्य का रस कभी खत्म नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगला है, व्याख्या करें। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कवि कहना चाहता है कि जब वह छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है, तो वह कल्पना के सहारे उगता है। उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें भाव रूपी पुष्प लगते हैं। इस प्रकार भावों व कल्पना से वह विचार विकसित होता है, अर्थात कविता बन जाती है। अगली पंक्तियां हैं, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। तो कवि कहता है कि कवि कर्म में रोपाई क्षण भर की होती है, मतलब कम टाइम लगता है। भाव तो क्षण विशेष में बोया जाता है। उस भाव से जो रचना सामने आती है वह अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है। इस फसल की कटाई अनंत काल तक चलती है। इसके रस को कितना भी लुटा या जाए वह कम नहीं होता, मतलब कितना भी लुटाएं तो भी वो जो रस है वह कम नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी होती है। अब है कविता के आसपास से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि शब्दों के माध्यम से कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजनाओं अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है, तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की खोज करें। तो इसका उत्तर है कि कवि ने बिंबों की सुंदर योजना की है। अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए बिंबों का सहारा उमाशंकर जोशी ने लिया है। कुछ बिंब निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्रकृति बिंब। छोटा मेरा खेत चौकोना, ये प्रकृति से संबंध बता दिया उनके पेज को, कागज को।
कोई अंधड़ कहीं से आया, यहाँ पर जैसे आंधी वगैरह आती है, हवा आती है, ऐसे ही उसके विचार उसके मन में आए। शब्द के अंकुर फूटे, और यहाँ पर जैसे बीज डालते हैं तो वो बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, ऐसे ही शब्द रूपी अंकुर यहाँ पर फूटे हैं। झूमने लगे फल, और जैसे यहाँ पर फल आते हैं तो यहाँ पर भी कविता पूर्ण हो गई, तो उसके फल आ गए। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। तो यहाँ पर उपमेय हम बोल सकते हैं विशेष, और उपमान मतलब विशेषण। तो जहाँ पर विशेष में विशेषण का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है, मतलब उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, तो वहीं पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार छांटना है। भावों रूपी आंधी, विचार रूपी बीज, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो यहाँ पर भाव क्या हो गया आपका, उपमान मतलब उपमेय हो गया, और आंधी उपमान हो गया। विचार रूपी बीज, तो बीज आपका उपमेय हो गया, विचार यहाँ पर उपमान है, तो ऐसे यहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया, इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।